गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो इस लेक्चर से पहले हमने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो उसी के कुछ पार्ट अपन और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन गुरुत्वीय विभव। ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्ट पहले करते हैं, उसी को जोड़ते हैं पहले कड़ी को। तो देखें, पॉइंट है अपना आज का वर्तीय चाप के कारण इजी। जैसे ये कोई वर्तीय चाप है, इस चाप की लंबाई इसका मास है कैपिटल एम, और इस जो इससे बड़ा एक स्फीयर एक बनेगा, वर्त बनेगा, उसकी रेडियस बेटा कैपिटल आर है। समझे? तो इसके सेंटर पर यहां कितना इजी है, कैसे निकालते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है। तो इसका वैसे थ्योरेटिकल तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना। तो अपने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करें, जो भी आपको चाप दिया जाए उसका सबसे पहले लें आप इसका मिड पॉइंट। ले लिया, ये इसका मिड पॉइंट है, और जहां पे आपको फाइंड करना है, या जो आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, जो इस वर्तीय चाप का केंद्र था, उसको मैं ओ मान लूं, ये मान लो इसका पॉइंट पी। सबसे पहले इनको मिला दो। इस मास को आपको बस देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, आप ओनली स्फेरिकल जो सिमेट्री होती है, यानी गोली जो वस्तुएं होती हैं, गोलाकार वस्तुओं के द्रव्यमानों को ही आप उनके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हो, इस शर्त के साथ, तभी जब उसकी सरफेस या उसके बाहर किसी पॉइंट को आप डिस्कस कर रहे हो। इसका मान नहीं कर सकते हो, मैं ओनली यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है, दिशा को बताने के लिए बता रहा हूँ। तो आप क्या करें, इस चाप का मध्य बिंदु निकाल लो, और ये था आपका वर्ताकार जो वर्त है, उसका केंद्र था, उनको आप स्ट्रेट लाइन से मिला दो। अब जो इसका इजी होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा इजी उस द्रव्यमान की तरफ है, परंतु किस तरफ है, वो इस लाइन की तरफ है। देखो ये इसका इजी है। इजी कितना है, तो इस चाप के दोनों सिरे यहां कितना कोण बना दें, इस कोण पूरे को मैं एल्फा कह रहा हूं। यदि कोण एल्फा है तो इस बिंदु पे जो इजी बनता है, उस इजी का फॉर्मूला बेटा है इजी बराबर 2g लैम्डा बाई आर इंटू साइन एल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, इसी से आपके क्वेश्चन सब बनेंगे, क्योंकि इसमें जब ड्राइव भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका समय खराब होना है, अपने काम का भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें लैम्डा क्या है, ये मास बाई लेंथ। क्लियर? अल्फा यहां पर है, इसके दोनों सिरों द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कुल कोण है। कर लोगे? तो इसमें इक्वेशन देखो आप, कि एक हमारे पास स्मॉल एल लेंथ का वायर है, उसका मास है कैपिटल एम, उसको आपने क्या करा, एक सेमी सर्कुलर यानी अर्धवर्ती चाप के रूप में मोड़ दिया। तार तो ये था, इसको मोड़ दिया ऐसे। फिर आपसे पूछा इसके सेंटर पे अब इसका फील्ड कितना है, तो कोई समस्या नहीं, पर निकालेंगे। पर उसमें क्या चाहिए, एक तो आपको इसका चाहिए रेडियस, तो सबसे पहले तो आपको इसका रेडियस चाहिए, आपको इसका लैम्डा भी चाहिए, ये सब आपको फाइंड करने पड़ेंगे। दूसरा, आपको सबसे पहले ये काम और करना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो मैंने आपसे भी बोला कि जो भी आपको चाप देगा, सबसे पहले उस चाप की लंबाई का सेंटर ये लो, ये इस पॉइंट को P मान लो, और इस अर्धवर्त का जो सेंटर है वो ये O मान लो। इसको मिलाओ बेटा जी। अब इसका इजी किस तरफ होता है, वो हमेशा द्रव्यमान की तरफ होता है, तो इजी आपका इस तरफ है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो मान लो इसको मैं कह रहा हूं यहां पर एक्स एक्सिस, इसको मानता हूं वाई एक्सिस, तो इजी कैसा आपका वाई एक्सिस की तरफ है। ओके, इतना काम हो गया। अब सुनो, लैम्डा तो क्या है, मास बाय लेंथ, और कुछ तो है ही नहीं। रेडियस की बात करोगे तो आपने एल लेंथ, ये एल लेंथ ही तो है ना। यदि इसकी रेडियस को मैं यहां आर मान लेता हूं, तो देखो जो पाई आर है वो किसके इक्वल है, एल के। तो इससे अपन रेडियस आर को फाइंड कर लें, वो बन गया आपका एल अपॉन पाई। तो लैम्डा भी आ चुका, रेडियस भी आ चुकी, और इसके दोनों जो एंड है, ध्यान करो आप, ये इसका एंड मान लो ए, ये एंड इसका है बी, दोनों मिलाओ, ये बन गए स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन के ठीक 90 पर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। इजी इस लाइन के हमेशा 90 पे दिख रहा है आपको। आप कोई भी चाप लेंगे, इस चाप के हमेशा 90 पे होगा। जो भी इसके दो सिरे होते हैं उनको मिला दीजिएगा, उसके ठीक 90 पे इसकी दिशा होती है हमेशा। अब इसका निकाल लें इजी। तो देखो इन दोनों एंड ने यहाँ पर एंगल कितना बना रखा है, अल्फा क्या लेगोगे भाई, 180 डिग्री का। अब कोई है नहीं कुछ दिक्कत। तो देखो इजी बराबर 2g, लैम्डा क्या देखो, मास बाई लेंथ, रेडियस कितना था एल अपॉन पाई, इंटू साइन 180 बटा 2, 180 बटा 2 हो गया 90,
sin 90 कितना होता है 1। इस पूरे की वैल्यू तो हो चुके हैं 1। अब ओनली इसको सॉल्व करना है, तो पाई को ऊपर ले जाओ, तो 2 पाई GM अपॉन L स्क्वायर इसका आंसर बन गया। कर सकते हैं ना? तो ये कर लें बेटे। तो एक चाप किस तरह से इजी बनाता है वो बन गया आपका। तो स्क्रीन पॉज करो, प्रिंट निकालो इसका, बढ़ो आगे। अच्छा, अब मैं पॉइंट ले रहा हूं, किसी वर्ताकार जो वलय है उसकी एक्सिस पर कितना फील्ड होता है वो भी अपन फाइंड कर लेते हैं। किसी वर्ताकार वलय की अक्ष पर वलय की अक्ष पर इजी, ये मान लो एक वलय है, इसकी रेडियस बेटा जी कैपिटल R, इसके सेंटर से आपको एक्स डिस्टेंस पर यहां पे इजी देखना है। अब चाहो तो इसका फॉर्मूला याद कर लो या आपको इसको डिराइव कर लो, दोनों काम कर सकते हो, आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। हाँ, तो अगला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं बेटा जी, वो है किसी द्रव्यमानयुक्त वलय की एक्सिस पर, इस अक्ष वाले बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो एक तो इसमें ये समझो पहले कि वलय को रखने का तरीका कैसे होता है। ये तो रखूं मैं वलय, ये तो वलय कैसे कहां रखी हुई, ये है बोर्ड के तल में यूं रखी हुई है, बोर्ड के तल में ऐसे रखी हुई है। एक फोटो हम बनाते हैं डायग्राम में इस तरह से यूं, तो यहां रिंग रखी हुई यूं, देखो ऐसे, तो रिंग इस तरह से है ना, ये तो बोर्ड के तल के लंब होता है, ऐसे रखी हुई यूं, या तो यूं रखी हुई या फिर कौन से यूं, दो ही हमेशा डायग्राम आते हैं हमेशा बुक के अंदर। तो जो हमने यहां ले रखा है वो कैसे, ये ऐसे रखी है बेटा, और इसके एक्सिस पे आपको इजी फाइंड करना है। अब चूंकि हम तो जानते हैं इजी सिर्फ किसका, बिंदु द्रव्यमान का जानते हैं, तो बिंदु द्रव्यमान m से r दूरी पे इजी होता है GM/r², जहां पे m तो उसका मास है, r उससे उसकी दूरी होती है। और अपन जानते हैं इजी हमेशा उस पॉइंट की तरफ होता है या उस मास के या उस द्रव्यमान के केंद्र की तरफ होता है जिसके द्वारा इजी उत्पन्न होता है। क्लियर? तो देखो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले मैं यहां पर एक सेगमेंट ले रहा हूं, इसका मास है dm, बाकी सब भूल जाओ, ये dm आपको यहां पर निकालना है इसका फील्ड। तो सबसे पहला पॉइंट था कि इस पॉइंट P को आप dm से मिला दो, मिला दिया बेटे। इसकी रेडियस ये है कैपिटल R और इसकी डिस्टेंस ये है एक्सिस से दूरी, तो इसके केंद्र से पॉइंट P कितना दूरी पर है वो अक्ष है, आपको R और अक्ष दिए जाएंगे। स्मॉल r हमने एज्यूम कर लिया कि ये डिस्टेंस यहां P से इस सेगमेंट की स्मॉल r है, तो स्मॉल r जो है बेटा वो वैसे देखो कितनी है, तो देखो ये बन गया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो स्मॉल r हमारे पास कितना है, देखो ये आ गया एक तरह से, स्मॉल r आपने यही रख दो इसको, यहां देखो ये है हमारे पास r² प्लस x², इसकी पावर 1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है नीचे, देखो बढ़ो आगे। अब देखो इस पॉइंट पे इसका इजी किस तरफ है, ये इसका इजी है, जिसको मैं डी इजी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट है, इस तरफ इसका डी इजी बन गया कितना, G/dm/r², dm इसका मास है और ये इनके बीच की दूरी स्मॉल r² होगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब सुनो, ये dg इस तरफ है, मैं इसमें ये एंगल एज्यूम कर रहा हूँ थीटा, इसके अपन करेंगे कंपोनेंट, इस तरफ था ना ये, तो इस तरफ ये तो कोण की तरफ dg कोस और एक इसका नीचे कौन सा deg साइन थीटा, दो कंपोनेंट बन गए। अब थोड़ी बात यहां समझो, अब हमारे पास इस तरह से वलय थे दिए, मैंने यहां पे देखो एक सेगमेंट नीचे लिया, तो जो इस रिंग का व्यास, ये व्यास मान लो, ये रिंग यूं थी और ये इसका व्यास, एक सेगमेंट में यहां ले रहा हूं, एक इसके ठीक व्यास के ऊपरी सिरे पर यहां एक सेगमेंट ले रहा हूं। ध्यान दो कि ये जो व्यास का डीएम सेगमेंट था, इसके कारण अपन ने यहां पर इस पॉइंट P पे निकाला, तो जो डीजी इस तरफ था इसके अपन ने दो कंपोनेंट किए, एक तो है डीजी कोस और एक डीजी साइन। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से यहां पर ऊपर भी एक डीएम है, उसको P से मिलाऊंगा तो
उसका भी डी जी कोस डी जी इस तरफ आया, उसके अपन करेंगे कंपोनेंट, तो नीचे कौन सा इस तरफ आया डी जी कोस, ये ऊपर डी जी साइन। अब डी जी साइन और डी जी साइन नीचे वाले तो आपस में कैंसिल हो गए, और डी जी कोस कंपोनेंट कैसे हैं, इस एक्सिस के सेंटर की तरफ या जो आपकी वलय थी उसके केंद्र की तरफ है, तो दोनों कंपोनेंट जुड़ेंगे, और दो ही कंपोनेंट अगर होते तो आप उनको ऐड कर देते और नेट तीव्रता आपको मिल जाती, पर ऐसा नहीं है। उस रिंग में तो बहुत सारे यानी अनंत ऐसे अल्पांश हैं। तो जैसे मैंने यहां एक व्यास लिया, इसी प्रकार से मैं एक व्यास यहां ले लूं, मान लो यहां व्यास ले लिया, एक डीएम यहां पर, एक डीएम यहां पर, तो अब आप इस पॉइंट पी पे पहुंच गए। अब ध्यान दो, ये डीएम दो सेगमेंट थे, यहां आपका पॉइंट पी था, इसका डीजी इस तरफ, इसका डीजी इस तरफ, फिर दोनों की कंपोनेंट डी कोस अंदर की तरफ, डी साइन इस तरफ, आपस में कैंसिल। मान लो आपने व्यास यहां ले लिया होता, तब इसकी डी एम यहां बनते, आप यहां पहुंचते तो इसका डीजी इस तरफ, इसका डीजी इस तरफ, फिर तो दोनों डीईजी इस तरफ हैं, जिसके भी कंपोनेंट डीई कोस अंदर की तरफ, डी साइन इस तरफ, साइन कैंसिल हो गए। तो पूरी रिंग के जितने भी डीएम बनेंगे उन सारों के डीईजी कोस सेंटर की तरफ है, पूरी रिंग के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा कि जो इसका डीईजी कोस थीटा है जो सेंटर की तरफ था, उसका हम क्या कर रहे हैं, पूरी वलय के लिए, ये पूरी रिंग को शो करता है, बंद लूप को शो करता है, के लिए हम इसका समाकलन करेंगे। तो देखो डीईजी ये मैंने अभी बता रखा है, ये है कितना, जी डी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी डी एम बाई आर का स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस देखें भाई, ये हमारे पास है एक समकोण त्रिभुज, इसमें ये कोण हमने ले रखा थीटा, तो थीटा के सामने तो हो गया आपका लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी एक्स बाई आर, एक्स अपॉन आर लिख दिया। अब देखो जी एक्स ये आर सब कांस्टेंट है, डीएम है वो आपका वेरिएबल है, डीएम को अपन ने बाहर रखा, बाकी सबको इधर ले लिया, तो जी एक्स अपॉन आर की पावर 3 इंटू समाकलन डीएम बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो देखो इस डीएम का समाकलन, तो समाकलन डीएम वो तो सारे अल्पांशों का योग है, वो कितना, कैपिटल एम, इसलिए आप इस स्थान पे कैपिटल एम पुट कर दो, तो बन गया जी कैपिटल एम एक्स बाई आर की पावर 3। अब सुनो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, दिख रही है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर की पावर 3, तो इसकी आर की पावर 3 करूंगा तो यहां भी 3 करना पड़ेगा, 3/2 हो गया ना, तो ये 3/2, ये फॉर्मूला आपको तैयार हो गया है। तो ये आपका है इजी, और किस तरफ बेटा जी, ये है पी से ओ की तरफ, पी से ओ की तरफ इसका वैल्यू, ये आपका हो गया, कोई समस्या नहीं। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है ये तो हमको याद कर ही लेना चाहिए कि जो इसका डीईजी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है जी कैपिटल एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी पावर है 3/2। यहां तक कोई समस्या नहीं है भाई, और अगर समस्या नहीं है तो आप इतने तक आप पहले 2 क्वेश्चन कर सकते हो, 2 एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि एक वलय, और कौन सा क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड का 48, एक वलय जिसका मास m है, r इसकी रेडियस है, कि x पर x बराबर r दूरी पे रखे किसी स्मॉल m पर कितना बल होगा। आप इसी को मान लो, ये वलय है, r इसकी रेडियस है, m इसका मास है, इसके सेंटर से x का जो मान है ना, इस x का मान आपको दे दिया है बेटा कैपिटल R। तो कह रहा है कि अगर इसमें यहां पर अपन एक स्मॉल m मास का कोई पार्टिकल पुट कर दें तो स्मॉल m पर कितना फोर्स होगा। तो हमने आपको बार बार कहा है कि जब भी आप फोर्स फाइंड करें तो फोर्स Fg का मान होता है m इंटू Eg। ध्यान दें m कौन सा है, ये वह द्रव्यमान जिस पे बल ज्ञात करना है, और Eg जहां m को रखा है वहां परिणामी तीव्रता है। तो m तो m ही है बेटा, तो उसको बदलना नहीं है, तो लिखो मैं m इंटू Eg, इसका फॉर्मूला क्या है, G कैपिटल M x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2। वैल्यू पुट कर दो बस। तो देखो x की वैल्यू कितनी बताओ, x r है कैपिटल R, यहां भी कितना है कर दो x, तो r का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हुआ 2r स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिखें भाई G कैपिटल M स्मॉल m इंटू r अपॉन ये बन गया आपका 2r स्क्वायर, और उसकी पावर है 3/2। अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो देखो इसमें
कि x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, या मैं लिखूं इसको x की पावर 1/2 इसका क्यूब, बात एक है ना। इसको मैं ऐसे कर दूं रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 मतलब रूट एक्स, इसकी पावर कितनी 3 कर दूं, इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इन रूट एक्स कितना हो गया एक्स, एक्स रूट एक्स। तो प्यारे बच्चों इसको याद कर लो आप, जहां पर भी x की पावर 3/2 लिखा है, किसी भी संख्या का 3/2 लिखा हुआ हो तो उसका आंसर हमेशा होता है x रूट एक्स, जिसका भी लिखा हो, जिसका भी लिखा हो। जैसे मान लो लिख दिया मैंने कि 2 की पावर 3/2 है, तो आप क्या लिखें 2 रूट 2। मैं लिखूं 4 की पावर 3/2 तो 4 रूट 4। इसका आप इस्तेमाल करो तो देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में ना, तो 3/2 जो है इस 2 पर भी है और r स्क्वायर पे भी है, तो हम क्या लिखें इसको g कैपिटल M स्मॉल m r अपॉन 2 रूट 2 और r की पावर 2 r स्क्वायर इंटू रूट r स्क्वायर, तो इसका r की पावर 3 बन गया, ये r की पावर 3, एक पावर इससे उड़ा दो तो 2 रह गया, तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये हो गया 2 रूट 2 r स्क्वायर, क्या आंसर आ गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको कि ये हमारे पास एक वलय है, इसका द्रव्यमान है कैपिटल M, जिसकी त्रिज्या है बेटा a। इस वलय के सेंटर से अक्ष बराबर √3a दूरी पर ये रखा है एक स्फीयर, एक गोला रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, a इसकी रेडियस है। तो पूछा है इस गोले पर वलय द्वारा कितना बल आरोपित किया जाएगा। अब यहां एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे बोला था बिंदु द्रव्यमान का, पॉइंट मास का, क्या कॉन्सेप्ट था कि हम केवल गोलीय वस्तु के द्रव्यमान को उसके सेंटर पर केंद्रित मान सकते हैं, इसके अलावा कोई वलय है, कोई चक्ति है, उसके द्रव्यमान को कभी भी उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड नहीं मान सकते हैं। तो देखो इसका टोटल मास तो आप इसके सेंटर मान सकते हो, मान लिया तो अब तो क्वेश्चन आपका बन गया। देखो ऐसा नहीं है कि आप इसके मास को यहां मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो साहब F आपको फाइंड करना है, तो F इक्वल टू कितना M इंटू ईजी, वही फॉर्मूला, वैसे काम चलाना है। तो M जिस पे फोर्स फाइंड करना हो तो कितना है कैपिटल M, तो आप लिख कैपिटल M इंटू ईजी, तो G इसने यहां पर x दूरी पे कितना ईजी उत्पन्न कर रखा है, तो आप इस वही फॉर्मूला G इसका मास कितना बनेगा कैपिटल M, ये दूरी कितनी यहां से x √3a है बेटा, तो क्या लिखूं √3a अपॉन r स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है a, तो a स्क्वायर प्लस दूरी कितनी √3a, इसका करो स्क्वायर तो 3a स्क्वायर, और इसकी पावर क्या कर दूं 3/2। अब इसको सॉल्व कर दो तो देखें ये gm स्क्वायर हो गया ना, gm स्क्वायर इंटू √3a अपॉन ये है 3 और ये 4, तो 4a स्क्वायर और इसकी पावर है बेटा 3/2। वापस देख लो, अब ये 3/2 किस पर है, 4 पर भी है बेटा जी, और किस पर है a स्क्वायर पर भी है। ये जो पावर आपको दिख रही है ये पावर 4 पर भी है और इस पर भी है, तो आपका आंसर बना, आप देखो gm स्क्वायर इंटू √3a, तो आप लिखें इसको 4 √4 कितना होता है 2, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, चलो बेटा 8, और a स्क्वायर √a स्क्वायर तो a की पावर 3। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो मैं इस a को यहां से उड़ा दूं तो ये कैंसिल हो गया और 2 रह गया, तो आपका आंसर कितना आया √3gm स्क्वायर अपॉन 8a। तो मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिए अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप देख लें। अब हम आते हैं, देखो एक पॉइंट और, वो है कि वलय की x पर x बराबर 0 होने पर, इस अक्ष को अपन यहां से कम करते करते सेंटर पे आ गए, x 0 कर दिया। जैसे अपन सेंटर पे आ जाते हैं, सेंटर पे आते देखो फॉर्मूला हमारा है gmx अपॉन दिस, सेंटर x 0 होने पर अर्थात केंद्र पर, तो सेंटर पे अपन निकालें इसका E,
तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, जी एम इंटू एक्स 0 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसकी पावर कितना 3/2, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना 0 आ गया। तो इस वलय के सेंटर पे ई जी 0 है, बाकी तो 0 नहीं है, बाकी तो कहां पर है, या तो 0 यहां है या फिर अनंत पे है। कहां कहां पे 0 है, इसके सेंटर पे और अनंत पर इसका ईजी 0 है, और तो कहीं नहीं है। इसका मतलब ग्राफ किस प्रकार से बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेंटर पे इसका 0 है और अनंत पर भी 0 है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी है। बात समझना यहां पर कि सेंटर पे इजी नहीं है और बहुत दूर पे भी इजी कितना है, वो 0 है। बहुत दूर के पॉइंट के लिए आप जब भी बात करते हैं तो आप इस पूरी रिंग के टोटल मास को इसके सेंटर पे कंसर्न अनंत पे निकालने के लिए बहुत दूर वाले पॉइंट पे ज्ञात करना हो, इसके मास को सेंटर मान लो, इसका इजी कितना हुआ gm/r²। r है उस पॉइंट दूरी और r के अनंत होते इसका इजी कितना हो गया 0। तो सेंटर पे कितना 0, अनंत पे कितना 0, तो बीच में तो नॉन जीरो है भाई। अब नॉन जीरो है, सेंटर का 0 और अनंत का 0, तो बीच का नॉन जीरो मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमा है, कहीं इसका वैल्यू अधिकतम होगा। अब मैक्सिमा है, देखो इसके लिए ध्यान दो अब कि ईजी के मैक्सिमम होने के लिए शर्त, तो आपने पढ़ा है मैक्सिमा, तो उसमें ईजी का आपको देखना है और एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो इस ई का एक्स के सापेक्ष प्रथम अवकलन 0 होना आवश्यक है। तो आप इस ई की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब मैथमेटिक्स है, अवकलन करना पड़ेगा, तो उसको सोल्व करने पे आप ये पाएंगे कि एक्स का मान आएगा ±r/√2, यानी इसके सेंटर से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ इस x इक्वल टू ±r/√2 वाले बिंदु पर ईजी का मान अधिकतम आएगा। और कितना आएगा, तो यदि आपको निकालना हो इसका ई मैक्सिमम, तो देखो जी एम ये आपका है r/√2 अपॉन r² प्लस x², इसका करो स्क्वायर तो r²/2 आ गया बेटा, r²/2, और इसकी पावर है 3/2। वापिस सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो इसका। तो जी कैपिटल एम r/√2 अपॉन ये r1 प्लस हाफ है 3/2 और r का स्क्वायर और इसकी पावर बेटे 3/2, इसको सोल्व कर लें। वैसे ही अब ये 3/2 जो देखा ना बेटे, ये 3/2 3 पर भी है, 2 पर भी है और इस पर भी है, तो सभी को आप सोल्व कर लो। तो देखो जी कैपिटल एम r अपॉन √2 को मैं यहां एक बार नीचे ले लेता हूं, √2 ये वाला ना, इसको यहां ले रहा हूं। ये कितना देखो 3√3 अपॉन 2 का क्या बन गया 2√2 और r का स्क्वायर का कितना बन गया r की पावर 3, इसको उड़ा दो इससे तो r का स्क्वायर बच गया, बस ये इसका आंसर है। जिसमें देखो √2 से √2 का कैंसिल, 2 चला गया ऊपर, तो आपका आंसर आया 2gm अपॉन 3√3r², 2gm/3√3r²। समझे ना? तो यूं अपने को इसका काम देखना है। तो वलय के सेंटर पे इजी किस तरफ है, सेंटर की तरफ है, इसका वैल्यू कितना आया वो है gmx अपॉन r² प्लस x 3/2 है, और जिसकी भी पावर x 3/2 होती है, x की पावर 3/2 होती है, उसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, x के रूप में लेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखो हर जगह काम आपको क्या लेना पड़ा, x की पावर 3/2 कर लेंगे, कोई इश्यू इसमें, करें स्टॉप इसको। ओके, अब हम इसमें बिल्कुल नया टॉपिक ले रहे हैं और इसको समझना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के पोर्शन का पूरा जो बेस है वो इसी से तैयार होना है। तो पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण विभवांतर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सिंबल हम लेंगे डेल्टा वी। क्या है ये, तो पहले इसकी सामान्य परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको कि मान लो ये कोई एक ऐसा स्पेस है जहां पर पहले से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसी द्रव्यमान या द्रव्यमानों के निकाय ने उत्पन्न कर रखा है, तो ये स्पेस कहां हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। इस फील्ड में मान लो ये कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से हम लोग किसी
टेस्ट मास एम नोट, एकांक द्रव्यमान यानी 1 kg मान लो आप, तो इस इकाई द्रव्यमान को, इस एम नोट को हम ए से बी तक लेके आ रहे हैं बेटा। तो ए से बी तक लाने में हमने डब्ल्यू यानी एक तरह से बाह्य कार्य क्या मान लो, डब्ल्यू एक्सटर्नल। उस कंडीशन में जो आप कार्य कर रहे हो, तो ए से बी तक लाने में जो इकाई द्रव्यमान को लाने में जो कार्य होता है, यानी एम नोट को लाने में, देखो बिल्कुल सीधा सा काम ये है कि एम नोट द्रव्यमान को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, डब्ल्यू एक्सटर्नल। और वो कौन सा बेटा जी, ए से बी तक का। तो मैं कहता हूं कि इकाई द्रव्यमान के लिए कितना कार्य करना पड़ा, तो आप इसको लिखें डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू बी अपॉन एम नोट। ये तो आना एकांक द्रव्यमान को ए से बी तक लाने में हमने कितना कार्य किया है, वो कार्य ही इन दोनों के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब विभवांतर वैसे डेल्टा वी है, परंतु इस ए वाले पॉइंट का वोल्टेज या विभव मान लो मैं वी ए, इसका मान लो विभव कितना वी बी, तो इनका डिफरेंस यहां से यहां आने पर क्या लिखा जाएगा, देखो वी बी माइनस का वी ए। ठीक है, तो इसको मैं अब क्या लिखूं, देखो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी अपॉन एम नोट। ये पहला समीकरण है। तो अब इसकी मैं परिभाषा सामान्य से बोल रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक एकांक परीक्षण द्रव्यमान को लाने में गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर हमारे पास आ गया डब्ल्यू एक्सटर्नल ए से बी अपॉन एम नॉट। पर इसमें एक बड़ी शर्त और है, वो है बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लिए, यानी एम नोट को यहां से यहां लाने की प्रक्रिया में इसकी चाल में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, इसकी गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इसको बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के यहां से यहां लाना है। तो ये इसका आ गया विभवांतर। अब बेटा जी क्या है, इसी से अपन एक पॉइंट और लेते हैं, उसको लिख दूं मैं यहां पर, वो है गुरुत्वीय विभव या गुरुत्वाकर्षण विभव। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व विभव, मैं बोलता हूं गुरुत्वीय यानी पृथ्वी कारण है, गुरुत्वाकर्षण किसी का कारण हो सकता है, पृथ्वी कारण भी है उसको भी आप गुरुत्वाकर्षण कह सकते हो, पृथ्वी कारण है उसको आप गुरुत्वीय बोल सकते हो, पर किसी वस्तु का है उसको तो आपको ग्रेविटेशनल ही बोलना पड़ेगा, है ना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। अब ये क्या है, किसी विशेष बिंदु का विभव, ये भी आप देख लो। अब आपने किसी विशेष बिंदु को ज्ञात करना है तो डेफिनेट है, जैसे मान लो मैं ए से बी आ रहा हूं, आपने इनके बीच का विभवांतर ज्ञात कर लिया, यदि मुझे इस ए का विभव मालूम हो जाए तो मैं इस विभव माइनस ए को यहां ऐड कर दूं तो मेरे को इसमें बी भी मिल जाए ना। तो इस ए पॉइंट को हम अब मान रहे हैं निर्देश बिंदु, जिसकी सापेक्ष अपन दूसरे पॉइंट का विभव ज्ञात कर सकते हैं, और मुख्यतः इसको अनंत मानते हैं। तो ध्यान दो बेटे, मैं यहां इस ए पॉइंट को अब मान रहा हूं अनंत, और अनंत वाले बिंदु पे एम नोट रखा। अनंत ऐसा ही जहां सब कुछ शून्य है, इसका मतलब इस बिंदु पर, यहां वाले बिंदु पर विभव जो आपका वी ए है, या इसको भी अनंत कह रहा हूं, वो शून्य है। तो अनंत से किसी एकांक परीक्षण द्रव्यमान को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य ही बेटा इस बिंदु बी का विभव कहलाता है। तो जैसा कि अपन अभी लिखा था कि वी बी माइनस वी ए हमारे पास क्या बना, ये बन गया डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफिनिटी। अभी ये तो आपका क्या था, ए से बी का था, अब हम कहां से कहां रहे हैं, ए अनंत मान लिया है, तो इस वर्ड बेटा अनंत से बी तक, तो ये बन गया अनंत से बी तक अपॉन एम नोट। इसका वैल्यू कितना हो चुका है, ये तो हो गया 0। तो आपका वी बी
या सामान्य इसको मैं V कह दूं, किसी बिंदु विशेष का विभव वो है बेटा W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू B अपॉन m नॉट। तो ये है इसमें बिंदु B का विभव। परिभाषा बिल्कुल सिंपल थी कि अनंत से या किसी निर्देश बिंदु से जहां विभव कितना शून्य है, अनंत से किसी एकांक परिक्षण द्रव्यमान को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लिए, बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ये विभव आपका बन गया। अब यह है W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू B तक का। क्लियर? इससे आप अब छोटी मोटी गणनाएं हैं वो कर सकते हो। अब सुनो जी, तो W एक्सटर्नल है ना, ये मैं यहां पर एक पॉइंट और ले लूं पहले से कि V हमारे पास है, वो है देखो W एक्सटर्नल अपॉन m नॉट। अब इसको यहां से यहां लाने में कितना हमने वर्क डन करना है वो हम देख लें। तो देखो, या पहले इस बात को अपन यहां अभी नहीं लेते हैं, अभी अपन यहां तक गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद अपन आगे उस पॉइंट को जब जहां उसकी जगह पड़ेगी ना वहीं उसको अपन पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से अब यहाँ कोई डिफरेंस नहीं, कोई बड़ा इसमें अंतर भी नहीं है। तो एक तो है विभवांतर, एक है विभव, दोनों बेसिक है। विभवांतर हमारे पास क्या है, कार्य बटा द्रव्यमान। बस इसमें A से B तक का, वहां पर A क्या कर दिया हम लोगों ने, अनंत कर दिया। तो मेरे हिसाब से अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूं। अच्छा, अगला जो पॉइंट है मैं ले रहा हूं इसमें अभी, तो यहां तक स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। और अब मैं पॉइंट ले रहा हूं, किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण विभव। किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण विभव। ये समझोगे तो पीछे वाली पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये कोई है पॉइंट मास कैपिटल M, इससे स्मॉल r दूरी पर या r नॉट डिस्टेंस पर, या चलो इसको मैं r ही मान लेता हूं, r दूरी वाले बिंदु पर इस पॉइंट पर अपने को विभव है वो ज्ञात करना है। ठीक है? अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, मास कैपिटल M है, मान लो ये पॉइंट आपका है अनंत, अनंत है, तो अभी इसकी जो r इनिशियल, अनंत वाले बिंदु की इस द्रव्यमान से इनिशियल दूरी कितनी है, अनंत है। मेरे हिसाब से अभी कोई दिक्कत नहीं है। इस अनंत वाले बिंदु पर हमने क्या करा, एक पॉइंट मास रखा m नॉट, और मैं भी जानता हूं कि v अनंत, अनंत ऐसा है जहां पे सब कुछ शून्य है। अनंत पे ये कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, इस बिंदु पे इसका ईजी भी कितना है, 0 है। अब हम क्या करते हैं, इस m नोड को लाते हैं इस तरफ। तो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि इसको इस तरफ लाने की प्रक्रिया में इस m नोड की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो जैसे देखो ये पार्टिकल इस कैपिटल M के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, जैसे मान लो ये पार्टिकल किसी समय यहां से गति करता करता इस पॉइंट पे आ गया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं इसे मान रहा हूं, ये दूरी x है, मान ली। अब सोचना, समझना अच्छे से, यहां आने के बाद में अब आती है बात समझने वाली। जैसे आप इसको m को यहां रखते हो, ये m नोट को, इसको आप यहां रखते हो, तो देखो ये कैपिटल M इस m नोट पे लगाएगा ग्रेविटेशन फोर्स इस तरफ, ये F लग गया ना, वो तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। पर आप याद करो इसकी डेफिनेशन में अपन क्या बोला था कि जब इसको अपन यहां से इस तरफ ले आते हैं तब इसको इस तरफ लाने की प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। और जैसे पार्टिकल इस पॉइंट पे इसको अपन फ्री कर दें तो बल के प्रभाव में गति करता आएगा। जब इस m नोड पे परिणामी बल होगा, नॉन जीरो होगा, तो इसमें त्वरण होगा, तो त्वरण होगा तो इसकी यहां से यहां आने की प्रक्रिया में चाल बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, परंतु काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं आना चाहिए। वो कब नहीं आएगा, जब इस पे नेट फोर्स जीरो। वो कब जीरो हो सकता है, तो जितना फोर्स इस पे Fg लग रहा है, यदि उतना ही फोर्स हम क्या करें, इसके ठीक लगा दें विपरीत, तो ये बन गया बेटा F एक्सटर्नल।
उतने परिमाण का बल लगाना पड़ेगा। अभी इसमें बल कितना लग रहा है, तो अगर ये m है, ये m नॉट है, इनके बीच दूरी कितनी x है, तो फोर्स क्या लग रहा है भाई, Fg, ये लग रहा है G कैपिटल M इंटू m नॉट अपॉन x स्क्वायर। इतना बल लग रहा है ना, इतने ही परिमाण का आपको ये बल लगाना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकते हुए लाएंगे आप, हल्का सा चलेगा फिर रोक लिया, हल्का सा चला फिर रोक लिया, यानी हर इंस्टेंट पर हमें परिणामी बल को शून्य करते रहना है ताकि इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो आपने बाह्य बल लगाना पड़ेगा किसके लिए, टू स्टॉप इट, इसको रोकने के लिए, इसकी चाल को कम करने के लिए, कम ही नहीं शून्य रखने के लिए, बिना बदलाव के आपको यहां से यहां तक लाना है। ओके, अब इसको मैं यहां से इस तरफ लाता हूं तो मुझे कितना कार्य करना पड़ता है वो सब देखना है। अच्छा जी, अब मैं लिखूं पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी मैं करता हूं कैलकुलेशन। याद करो मैंने लिखा था V विभव, क्या था वो, W एक्सटर्नल, कहां से कहां तक, अनंत से लेकर के कोई बिंदु, जैसे मान लो ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट मैं B मान रहा हूं, तो आप अनंत से इस बिंदु पे आने वाले हो, या यहां से आप इस बिंदु पे आने वाले हो, ये तो कर रहे हो ना। अनंत से मान लो मैं इसको पॉइंट को B ले लेता हूं, अपॉन m नॉट बाह्य बल, यहां से यहां तक लाने में बाह्य बल ने जो कार्य किया, अब देखो ये है बाह्य बल, ये है कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों परस्पर कैसे हैं, अपोजिट हैं, दोनों परस्पर अपोजिट हैं। इसलिए मैं इसको ये भी लिखता हूं देखो कि W बाय फील्ड अगर लिख दूं तो क्या कर दूं इसको, B से अनंत अपॉन m नॉट, कि जितना भाई बाह्य बल, तो बाह्य बल का तो विस्थापन, इसका बल इस तरफ है, बल इस तरफ है, ध्यान दो आप। तो बाह्य बल का कार्य अगर मान लो प्लस का है तो इसका कार्य कैसा, नेगेटिव, दोनों आपस में कैसे उल्टे पुल्टे आएंगे। तो बाह्य बल का कार्य अनंत से B तक का, और फील्ड बाय फील्ड B से अनंत का, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो ना, दोनों समान परिमाण के बल हैं, तो इसका बल इस तरफ है, उसका बल इस तरफ, दोनों आपस में कैसे अपोजिट हैं, तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। या मैं कैसे लिखता, या मैं इसको ऐसे करता, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि अनंत से B तक तो नेगेटिव आता, क्यों, दोनों बल आपस में अपोजिट हैं। अब मैं इसको यूं लिख दूं, देखो W बाय फील्ड, और ये बन गया B से अनंत, B से अनंत। तो फील्ड का इस तरफ जाने का कार्य और इस तरफ जाने का कार्य, आप जानते हो ग्रेविटेशन फोर्स एक संरक्षी बल होता है, इसलिए एक चक्कर कार्य कितना शून्य होता है, जाने कार्य और आने का आपस में समान होता है। तो आप इसको ऐसे लिख दो अपॉन m नॉट। अब ऐसे लिखने बाद में ये माइनस नहीं आएगा। अब इसकी कहानी को समझो और देखो भाई, तो आप B से अनंत तक, यानी मैं इस पॉइंट को B मान लो, चलो ना, इसमें यहां से यहां तक जाने में कितना आपको कार्य करना पड़ेगा वो आपको याद करना पड़ेगा। तो इस बिंदु पे देखो आप, इस बिंदु पे मैं फील्ड ने कितना कार्य किया, तो फील्ड का कार्य मुझे याद करना है, फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, और मैं अगर इसको हल्का सा विस्थापन दूं इस तरफ, मान लो dx, बल इस तरफ, विस्थापन इस तरफ, तो कार्य कितना आया, तो चाहे तो मैं ओनली इसका कार्य याद कर दूं, देखो ये वाला, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, W बाय फील्ड फ्रॉम B टू अनंत। कार्य सूत्र क्या होता है, समाकलन F डॉट dx, तो F dx कोस थीटा। मुझे कार्य ज्ञात करना किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ये Fg, dx मैंने दिया है विस्थापन अनंत यहां से उस तरफ जाने के लिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस तरफ है, विस्थापन है इस तरफ, कोण कितना हुआ 180 डिग्री, तो यहां क्या लिखूं बेटे, कोस 180 डिग्री। ठीक है, और समाकलन करना हमें कहां से कहां तक, B से अनंत तक। जब B पे है तब इसकी R इनिशियल कितनी है बेटा, 0, सॉरी R, ध्यान करें पहले इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये R, और कहां जाना अपने को, अनंत तक। तो देखो Fg का मान कितना, G कैपिटल M स्मॉल m नोट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, और कोस 180 कितना, -1, तो इसको चलो माइनस यहां लिख दो, उस माइनस को यहां ले लेता हूं, फिर कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए बेटे माइनस का G कैपिटल M इंटू m नॉट, और अब रहा आपका dx अपॉन x स्क्वायर,
तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है? -1/x। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक बेटे जी? r से अनंत। r से अनंत। माइनस से माइनस हो गया प्लस। तो देखें ये आपको मिल गया कार्य g कैपिटल M इंटू एम नॉट और 1/r फ्रॉम r टू इंफिनिटी। तो देखें g कैपिटल M स्मॉल m नॉट, ये 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस का 1 अपॉन r, लिमिट रख दी अपन ने इसकी। ये 1 अपॉन अनंत कितना? 0 हो गया। तो हमारे पास कार्य कितना? माइनस का g कैपिटल M नॉट बाई स्मॉल m। इतना कार्य करना पड़ेगा। अब इसके स्थान पे इसको पुट कर दो, m नॉट से डिवाइड कर दो। हमारे पास इसका पोटेंशियल कितना आ गया? माइनस का g कैपिटल M नॉट अपॉन स्मॉल r अपॉन m नॉट से m नॉट कैंसिल, तो माइनस GM/r। ये इसका पोटेंशियल आ गया है। क्या? वापिस फिर बता देता हूं आपको कि अनंत से किसी एकांक परीक्षण द्रव्यमान को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के किसी ऐसे बिंदु तक लेके आना जहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो, तो उस दौरान किया गया कार्य ही उस बिंदु का विभव कहलाता है। कार्य ही विभव है। यानी एक किसी द्रव्यमान को लाने में क्या कार्य? कार्य क्या? अदिश राशि होती है, जो प्लस का भी होता है माइनस सब कुछ होता है, अपन जानते हैं। कार्य प्लस का भी होता है माइनस सब होता है ना। पर यहां आपने जो गणना करी है वो कितना? v इक्वल टू माइनस का GM/r है। पर ध्यान देना, इसमें हम लोगों ने अनंत पर विभव को शून्य माना है। अनंत विभव के शून्य होने पर किसी बिंदु द्रव्यमान के जो समीप वाला पॉइंट होता है वहां उसका विभव कैसा? नेगेटिव है। क्लियर? अब यहां से अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ले सकते हैं। तो मैं अब यहां कुछ बातें करता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने अभी तैयार कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12th में यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में आपको मिलेगा। जस्ट पूरा टॉपिक ग्रेविटेशन, पूरा का पूरा टॉपिक आपका 12th क्लास में काम आने वाला है। जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही 2 टॉपिक आपके तैयार हो रहे हैं। बस वहां टर्म्स थोड़ी सी अलग आ जाएंगे, बाकी सारी प्रोसेस ऐसे आएंगे। वहां पर वही आएगा के क्यू बाय आर आएगा। अभी उसकी बात मैं नहीं करता हूं। ठीक है बेटा? तो हम तैयार कर लिया। अब स्क्रीन को पॉज करो, नोट कर लो इसको। अब मैं ले रहा हूं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है कि गुरुत्व विभव एक अदिश राशि है। गुरुत्व विभव एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है, इसकी दिशा नहीं होती है। पहला पॉइंट, अदिश राशि है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने कहा था कि VB माइनस का VA, V अनंत बराबर, मैंने गणना करी तो माइनस का GM/r आ गया। यदि V अनंत कितना 0 है तो VB कितना नेगेटिव है। तो अनंत पर विभव के 0 मानने पर किसी पॉइंट मास के समीप जो विभव होता है वो आपका नेगेटिव होता है। यहां मास रखा मैंने, ये पॉइंट आपका स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो यहां इसका V कैसा? नेगेटिव GM/r है। यदि इस r को अपन 0 कर दें तो V कैसा है? आपका अनंत है। और r के अनंत करने पर V का मान कितना है? 0 है। ग्राफ इसमें बनाएंगे आप तो V, मान लो यहां आपने मास को रखा है, तो ये V का R के ग्राफ बनाओगे तो V तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ग्राफ बनेगा बेटा, नेगेटिव एक्स में आएगा। और R के अनंत होने पर इसका V कितना? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट था आपका अदिश राशि। अगर मान लो मैं अनंत पर विभव को 0 नहीं मानो, ये माना गया बेटा 0 अनंत पे मान रहे हैं, अनंत पे कुछ ही मान, अनंत कोई डिफाइन नहीं है, कहाँ है, कैसा है, किस रूप में है, क्या उसकी विशेषता है, हम मानते हैं भाई अनंत इस प्रकार का है कि वहां सारे प्रकार मान 0 मानने पर है। बस हम अनंत पे चाहे तो हम कोई और पोटेंशियल वहां पे 0, 10, 20 कुछ भी मान सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर इस V अनंत को प्लस का मान लूं और फिर मैं यहाँ आगे जोड़ता हूं तो मान तो कुछ ही हो सकता है ना। मान लो गणना आपने करी और गणना करने से इस का वैल्यू आपको मिल गया 10 और इसको मान लो मैं 100, तो माइनस इस तरफ आया तो प्लस का 10 और प्लस का ही 100 आ गया तो 110 हो गया ना। यदि मैं इसको माइनस का 10 माइनस का मान लो इतना, तो माइनस माइनस क्या बेटा? प्लस हो गया, प्लस को बदला माइनस आ गया,
तो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अनंत पर हम किस प्रकार से विभव को मानते हैं, जीरो मानते हैं, प्लस मानते हैं, माइनस मानते हैं, उस हिसाब से किसी पॉइंट मास के पास पोटेंशियल बनता है, जो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। तो विभव का चिन्ह है ना, वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और जीरो पॉसिबल है। ये अनंत पर माने के मान पर डिपेंड करता है। ध्यान दे लें अच्छे से, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा आएगा कि अनंत विभव शून्य है तो ज्ञात करो, तब इसका उपयोग करोगे। अनंत में जीरो नहीं है, बोले मान लो अनंत विभव 10 है, 20 है, तो आप फिर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए विभव है वो फाइंड करेंगे। क्लियर? ये पहला पॉइंट आया। अब दूसरा पॉइंट लेता हूं बेटे। दूसरा पॉइंट है इसका यूनिट और डायमेंशन, इसका मात्रक और विमीय सूत्र। तो देखें, यूनिट अपन लेते हैं दो हमेशा, एक तो एसआई सिस्टम में और एक सीजीएस सिस्टम में। तो हम जानते हैं वी वैसे है क्या, डब्ल्यू अपॉन मास है, डब्ल्यू अपॉन मास। ये तो कार्य बटा द्रव्यमान, तो कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा जी, जूल, और मास का हुआ केजी। अब जूल है एसआई सिस्टम में, ये भी एसआई में, तो जूल का अपन जानते हैं सीजीएस में होता है अर्ग, केजी का हो गया ग्राम। तो इनका रिलेशन बन गया। यदि आपको इसका निकालना हो डायमेंशन, तो डायमेंशन कितनी आएगी, डब्ल्यू की डायमेंशन अपॉन मास की। तो कार्य की विमा क्या होती है आप जानते हो, m1 L2T माइनस का 2 अपॉन मास m1, उड़ा दो इसको, तो ये हो गया बेटा L2T माइनस 2 या m0 L2T माइनस 2। समझे? ये इसकी बन गई बेटे जी डायमेंशंस। अब लेता हूं तीसरा पॉइंट, वो है द्रव्यमानों, वो भी कौन से, बिंदु द्रव्यमानों, बिंदु द्रव्यमानों के निकाय के कारण विभव। पॉइंट मास का कोई निकाय दे रखा हो, उसका विभव कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो वापिस वही सिस्टम पहले वाला। अब देखो बस फर्क क्या है, एक तो अपने पढ़ा फोर्स, वहां पढ़ा अपने अध्यारोपण सिद्धांत, हमने पढ़ा इजी, वहां पढ़ा अपने अध्यारोपण सिद्धांत, यहां पर भी पढ़ेंगे अध्यारोपण सिद्धांत, पर यहां दिशा नहीं है, दिशा नहीं है बेटा यहाँ पर। तो मान लो ये मास है m1, ये मास पड़ा है m2, यहाँ मास पड़ा मान लो कौन सा mm। आपको इस पॉइंट पर P पर याद करना है विभव, विभव निकालना है। विभव ज्ञात करना है तो इसके स्टेप देख लो। जिस बिंदु विभव ज्ञात करना है, सबसे पहले उस बिंदु को जिन कणों से अपन ज्ञात करते हैं उनसे स्ट्रेट लाइन से मिला दो। दूरी r1 ज्ञात कर लो, इससे मिलाओ, दूरी r2 ज्ञात कर लो, इसमें मिलाओ, दूरी rn ज्ञात कर लो। फिर यहाँ वोल्टेज कितना है, विभव कितना है, यहाँ पर सामान्य बीज गणितीय योग कर देने हैं। तो इस बिंदु विभव कितना आपका आया, Vp बराबर ये V1 प्लस V2 प्लस डेस डेस कौन सा Vn, जितने भी होंगे। अब V1 कितना, माइनस का Gm1 बाई R1 माइनस का Gm2 बाई R2 और माइनस का Gmn बटा Rn, इन सबको जोड़ दो तो नेगेटिव में इसका मान आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये इसका मेन पोर्शन अपन ने डिस्कस करा है। अब इसी पर, इन्हीं बातों पे सारा आगे मिक्सअप होते जाना है। बाकी अब नया इसमें कुछ नहीं आने वाला है, नया जो पीछे पढ़ा ना आपने अभी तक का सारा, वो सब का सब आगे इसमें काम आने वाला है। चाहे इसमें एनएलएम का हो, चाहे वर्डन वाला हो, वर्क सबको इसमें काम में लेकर के आपने को आगे ही पढ़ना है। वहाँ कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको काम लेनी पड़ेगी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आपको वहाँ लागू करना पड़ेगा। इसके आगे सब कुछ वो चीजें हैं, परंतु बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नई नई बातें हैं। तो इस लेक्चर पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।